नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनेंगे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। पहली चीज़, वोडाफोन विंस $2 बिलियन टैक्स केस। देखिए, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इन्वॉल्व है। वोडाफोन से $2 बिलियन के टैक्स को कलेक्ट करने की कोशिश की हमारी सरकार ने। अगर 2012 के समय की करंट अफेयर्स को अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप देखोगे कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की थी वोडाफोन से। उस समय की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट में हुआ ये दोस्तों कि वोडाफोन नाम की जो कंपनी है, इसने इंडिया में एक कंपनी को खरीदा 2007 में जिसका नाम था हचिसन वंपाओ। अब ये जो हचिसन वंपाओ खरीदा, ये खरीदा $11 बिलियन में। अब जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अब वोडाफोन ने इस कंपनी को एक ऐसी कंपनी के थ्रू खरीदा था जो कि एक टैक्स हेवन में थी। वो ओवरऑल डिस्प्यूट समझाने मुझे काफी समय लगेगा। अगर आप बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत पुराना इशू है ये। 2007-2012 में इसके बारे में बात होती थी। तो आप कुल मिला के समझिए, ये $11 बिलियन में वोडाफोन ने हचिसन को इंडिया में खरीदा। इस $11 बिलियन के ऊपर जो टैक्स पे किया, किसने? वोडाफोन ने। भारत की सरकार को वो बहुत कम पे किया। भारत की सरकार ने बोला कि आपने प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे किया, 20,000 करोड़ रुपया पे करिए, लगभग $2 बिलियन। इनफैक्ट ये पैसा ना पे करने पे जो कोर्ट, ये जो वोडाफोन कंपनी थी वो चली गई आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में रूल किया? सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम प्रोवाइडर यानी कि वोडाफोन के फेवर में यहां पे रूल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स लॉ को जब डेसफर किया, हालांकि वो जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नलीफाई करने के लिए उस समय की जो सरकार थी उसने टैक्स लॉ में कुछ अमेंडमेंट कर दिए। तो वोडाफोन ने क्या किया कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। और इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस को वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने जीत लिया। ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहां हुआ है? तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है द हेग में। इसने ये बोला है कि ये जो इंडिया ने इंपोज किया है टैक्स लायबिलिटी इन वोडाफोन, कितने की? लगभग 279 बिलियन रुपीस की, जो कि निकल के आता है $3.79 बिलियन, जिसमें $2 बिलियन तो टैक्स और उसकी इंटरेस्ट पेनाल्टीज हैं। ये गलत है और दिस इज इन वायलेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स। तो ये पूरा का पूरा इशू है। अगर इस इशू को आपको डिटेल में समझाना है तो मुझे इसकी हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। यहां पे मैं लिमिटेड टाइम्स में इसको नहीं समझा सकता। तो बस आप ये समझ सकते हो कि $2 बिलियन के टैक्स क्लेम को इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दी है किसने? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने। ये जो हेग वाला ट्राइब्यूनल है ये पहला नहीं है, 2012 में भी हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कैपिटल गेन्स टैक्स, इनकम टैक्स लॉस, इसके बेसिस पे जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इसको दुनिया भर के देश कोसते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आती है। तो एक रेलेवेंट जगह पे आप इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। फिर अ सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट, हमारे लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी की मृत्यु हो गई। इनको कोविड हो गया था। कोविड के चलते शुरुआत में तो इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया, बाद में इनको वेंटिलेटर पे और ईसीएमओ सपोर्ट पर रखा गया। ईसीएमओ क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट है, ठीक है ना। दिस इज अ टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोलॉन्ग्ड कार्डियक and respiratory support to persons whose hearts and lungs are unable to provide an adequate amount of gas exchange or perfusion to sustain life। ठीक है। अगर आप सुब्रमण्यम साहब के अचीवमेंट्स की बात करें तो एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने 40,000 गाने गाए 16 अलग अलग भाषा में। आप सोचिए कितना गजब के टैलेंटेड इंसान होंगे। एक भाषा को समझना मुश्किल है और इन्होंने 16 भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी की स्क्रिप्ट अलग है, तेलुगु की अलग है, तमिल की अलग है, मलयालम की अलग है, कन्नड़ की अलग है। अलग स्क्रिप्ट को सीख के उसके ऊपर कमांड करके उसके ऊपर गाने भी गाए, भैया बड़ी बात है। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज, बिहार पोल टू बी हेल्ड इन 3 फेजेस फ्रॉम अक्टूबर 28। अब ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अरोड़ा साहब, जिनका नाम है मिस्टर सुनील अरोड़ा, ये काफी न्यूज में रहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को डेट अनाउंस कर दी है। बिहार इलेक्शंस की 3 फेजेस में डेट होगा। इलेक्शन होगा अक्टूबर 28, 3 नवंबर,
7 नवंबर। जो वोट्स की काउंटिंग होगी वो 10 नवंबर की होगी। जो 243 मेंबर की बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखिएगा 243 मेंबर, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और केवल बिहार के एग्जाम में नहीं, कहीं पे पूछा जा सकता है। तो ये जो 243 मेंबर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका टर्म खत्म हो रहा है 29 नवंबर को, तो इससे पहले सारी नई सरकार चुन के आनी चाहिए। यहां पे पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट के इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। पोस्टल बैलेट का इंस्ट्रूमेंट मतलब वो लोग जो 85 साल से ज्यादा के हैं, वो घर से बाहर ना निकले, कहीं उनको कोविड ना हो जाए, तो उनको एक पोस्टल कार्ड दिया जाएगा और उस पोस्टल कार्ड में वो अपनी इलेक्शन चॉइस लिख के इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। फिर जो कोविड-19 सस्पेक्ट्स हैं, जिनको कोविड-19 हो गया है, वो भी पोस्टल कार्ड के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। फिर भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्ले में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। तो भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो इस इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाएं कम से कम 3 बार। स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया जा रहा है ताकि अगर इन इलेक्शंस में पैसा चल रहा हो तो उस पैसे को चेक किया जा सके। सोशल मीडिया के एडवर्स यूज एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, तो सुनील अरोड़ा साहब ने जो सोशल मीडिया के हेड्स हैं उनको भी एक लेटर भेजा है कि भाई देखिए, कोई भी सोशल मीडिया में ऐसी चीज जो इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसको आप चेक करिए। अगर आप चेक नहीं करेंगे और आपके प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच या फेक न्यूज फैलती है तो आपके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। दो बहुत नॉर्मल सी न्यूज है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये भाई शुरू हुआ है एक सर्किट पे। सर्किट है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ के बीच की जो दूरी है 3-4 घंटे लगते हैं जो सड़क से जाने में, जाम लग गया तो वो 6-7 घंटे में भी बदल जाते हैं, वो अब 1 घंटा हो जाएगा इसके थ्रू। किसके थ्रू? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये यहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं। फिर हैदराबाद में एक लेम है जिसका नाम है दुर्गम चिरुवु लेक, मतलब झील। इस दुर्गम चिरुवु लेक के ऊपर एक केबल ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है। एक प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते जो कनेक्टिविटी है जुबली हिल्स की और माधापुर की, ठीक है, वो 20 मिनट से कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ब्रिज है ये एक सेगमेंटल ब्रिज है। सेगमेंटल ब्रिज मतलब जब आपका ब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके छोटे छोटे स्ट्रेच बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा ब्रिज है, अगर आप एक बहुत बड़े स्ट्रेच को जाके जोड़ते हो, ठीक है, तो वो सेगमेंटल ब्रिज नहीं कहलाएगा। एक बड़े से ब्रिज को बनाने में छोटे छोटे सेगमेंट्स अगर आप तोड़ते हो तो दिस विल बेसिकली अ सेगमेंटल ब्रिज। तो आप कह सकते हो कि दुर्गम चिरुवु केबल ब्रिज ये दुर्गम चिरुवु लेक के ऊपर बना है, जुबली हिल्स और मादापुर को जोड़ेगा, 20 मिनट से टाइम कम कर देगा यहां जाने का। एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है आपके लिए, दुर्गम चिरुवु लेक कहां पे है? हैदराबाद में। बस इस बात को याद रखिएगा, जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको चीज काम आएगी। फिर भैया MI-17 हेलीकॉप्टर्स, इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको एल्बिट सिस्टम्स ऑफ इजराइल से खरीदा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। जनवरी 2017 में ऐसे 90 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंडियन एयरफोर्स ने 618 करोड़ रुपए का। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का यह बोलना है कि आप जो इतना पैसा इनके अपग्रेडेशन में खत्म कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इनमें से 56 हेलीकॉप्टर्स तो 2024 में फेज आउट हो जाएंगे। तो 56 हेलीकॉप्टर्स जो 2024 में फेज आउट हो रहे हैं उसको आप अब अपग्रेड करवा रहे हो। 2020 तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अभी आपका अपग्रेड करवाने का मतलब क्या है? अपग्रेड करवाने में 1-2 साल लग जाएंगे, उन 1-2 सालों के बाद ये 2 साल और चलेंगे। तो ये जो 222.92 करोड़ रुपए आप इनके अपग्रेडेशन में खत्म कर रहे हो, मतलब क्या है? इसकी यूटिलिटी तो वैसे भी कम है। अगर आपको अपग्रेड करवाना था तो आपको पहले करवाना था, ठीक है ना। देखिए, एन अपग्रेड ऑफ 90 मीडियम लिफ्ट MI-17 हेलीकॉप्टर्स ऑफ IAF प्रपोज्ड इन 2002 कैन नॉट बी अचीव्ड इवन आफ्टर 18 ईयर्स। मतलब 2002 में ही बोल दिया गया था कि इनको आप अपग्रेड करो। अभी आप उस समय अपग्रेड कर देते तो बात सही थी। तब से ये लोग लिमिटेड कैपेबिलिटी से फ्लाई कर रहे हैं, अपग्रेडेशन इनका हुआ नहीं है। इससे हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनल डिजास्टर रिलीफ को लेकर, ये भी कम है। और अब आप इनको अपग्रेड कर रहे हो जब इनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो ये गलत है, ठीक है। फॉर्मली नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया है। 2018 में एक न्यूज आई थी दोस्तों, बहुत जबरदस्त न्यूज आई थी, उस समय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी।
लगभग 5-7 हजार व्यूज आए थे उसके, ठीक है ना। तो ये बोला गया था कि जो मेडिकल काउंसिल है ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था। गवर्नमेंट ने 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया, उसकी जगह पे टेम्परेरी बेसिस पे बोर्ड ऑफ गवर्नर को बैठा दिया। और बोर्ड ऑफ गवर्नर के हेड कौन थे? डॉक्टर वीके पॉल। ये मेंबर हेल्थ थे नीति आयोग के। ओके, अब ये न्यूज निकल के आ रही कि सितंबर 25 को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, जिसके थ्रू ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, ये अब खत्म हो चुका है। और अब इसकी जगह पे एक नई बॉडी आ गई है जिसका नाम है नेशनल मेडिकल काउंसिल। इस नेशनल मेडिकल काउंसिल को हेड कौन करेगा? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जो कि फॉर्मर हेड है ईएनटी डिपार्टमेंट के एम्स के दिल्ली के, इनको इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए। नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करेगा? जो हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन होती है उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा। तो नए कॉलेजेस को किस तरीके से सर्टिफिकेशन देना है, किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन के करिकुलम को लेके आना है इंडिया में, इन सब चीजों के बारे में यहां पे बातचीत करी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वाड डिस्कसेस इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5G। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, इसमें एक और मीटिंग हुई है जिसमें क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज की जो 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ने बैठ के बातचीत की है। किस टर्म्स में बातचीत की है? तो डिजिटल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टर्म्स में बातचीत की है। यहां पे यह बोला गया है कि 5th जनरेशन नेटवर्क्स को लगाना बहुत जरूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ एक सिक्योर नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चाइनीज जायंट 5G जो जायंट था हुआ है, इस तरीके की कंपनीज को हमको आगे नहीं आने देना है, हमको क्लीन टेलीकॉम को आगे आने देना है। वो टेलीकॉम कंपनीज जिससे किसी भी तरीके का स्नूपिंग का खतरा ना हो, जिनका कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट से लेना देना ना हो, जिससे काउंटर टेररिज्म, साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन कर सके अपने क्वाड ग्रुप में। और फाइनल न्यूज, गूगल पे डज नॉट शेयर कस्टमर डाटा। देखिए, आपको पता है गूगल पे के अगेंस्ट और एनपीसीआई के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके अगेंस्ट में गूगल पे ने अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया। जो गूगल पे की तरफ से एफिडेविट आया है, गूगल पे ने बोला है कि देखिए, एनपीसीआई की जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस है, वो प्रोसीजरल गाइडलाइंस ये बोलती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, तो इस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे कस्टमर का जो डाटा है और जो बैंक के साथ हम लोग मर्जन कर सकते हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी जो गूगल पे एप्लीकेशन है वो क्या है कि कस्टमर्स को सुविधा देती है कि कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे में जोड़ दें और उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर सकें गूगल पे प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पे गूगल इंडिया का यह कहना है कि देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोसीजरल गाइडलाइंस के हिसाब से हमें यह ताकत मिलती है कि हम लिमिटेड बेसिस पे एनपीसीआई की और बैंक की प्रायर परमिशन लेके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो कस्टमर्स का डाटा है उसको कुछ हद तक हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बट हमने किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं किया है। जो भी यूपीआई इंटरफेस की जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस है, इसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरीके का डाटा शेयर नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली गूगल पे के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि गूगल पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग गूगल पे जो फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे कि यूएस में जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं, उनको करता है। इससे फायदा क्या होगा कि देखो, जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को स्टडी करते हैं, तो इंडियन मार्केट को भी स्टडी किया जाता है। तो देखा जाता है कि इंडिया के लोग क्या खरीदते हैं, कितने रुपए का खरीदते हैं, कितना पैसा है उनके बैंक अकाउंट में, और इन सब चीजों के बेसिस पे वो अपने बिजनेस कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये इल्जाम लगा था, जिसने इल्जाम लगाया था उसमें गूगल पे के साथ साथ एनपीसीआई पे भी इल्जाम लगाया था। गूगल पे ये बोल रहा है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस इशू की है एनपीसीआई ने, उसको हमने फॉलो किया है, और अगर हमने डाटा कहीं शेयर भी किया है तो वो हमने एनपीसीआई से प्रायर परमिशन लेने के बाद किया है और कंसर्न बैंक से प्रायर परमिशन लेने के बाद किया है, और ज्यादातर केसेस में हमने ऐसा कोई डाटा शेयर किया ही नहीं है जिससे किसी की सिक्योरिटी को नुकसान हो। तो ये गूगल पे का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट उस पर क्या डिसीजन देता है। तो ये था दोस्तों आज की एनालिसिस। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट